Swayam Prabha. Digital India. Educated India. पुलिसिंग विधि और व्यवहार पाठ्यक्रम के छठे सत्र में मैं डॉक्टर मीना रानी, समाज विज्ञान संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय आपका स्वागत करती हूँ। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज की आधारभूत इकाई पुलिस संगठनात्मक रूप में जो कानून और व्यवस्था बनाए रखती है के सभी पहलुओं को समझना था। संगठनात्मक संरचनात्मक दृष्टि, उसकी कार्यप्रणाली, उसके नवीन आयाम, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, वर्तमान में तकनीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक उसमें होने वाले जितने भी विकास हैं उन सबको समाहित करने वाले पाठ्यक्रम में आज छठा सत्र हमारा पुलिस की संगठनात्मक और संरचनात्मक पहलुओं को समर्पित है। पुलिसिंग विधि और व्यवहार इस पाठ्यक्रम को चुनने का उद्देश्य पुलिस और पुलिसिंग के उन पहलुओं को भिन्न करके आप तक रखना भी था। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि पुलिस जहां एक संगठनात्मक ढांचे को व्यक्त करती है, वहीं पुलिसिंग उन क्रियाओं को व्यक्त करती है, उस प्रक्रियागत विशेषताओं को बताती है जिसके माध्यम से पुलिस का संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। साथ ही हमने जो पूर्व सत्र में देखा उसमें संस्था और संगठन की जो भिन्नता है पुलिस के अंदर उसको समझा। संस्था वो होती हैं जो अमूर्त होती हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर चलती हैं, जिनका एक व्यापक कानूनी और न्यायिक दायरा होता है, जबकि संगठन संस्था के भीतर संस्था के लक्ष्यों को लेकर बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पुलिसिंग एक संस्था है और दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस या अन्य किसी प्रांत की पुलिस एक संगठन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अब इन अपनी अवधारणाओं को समझने के बाद हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस के संगठनात्मक और संरचनात्मक पहलू क्या हैं। पुलिस प्रशासन का संगठनात्मक और संरचनात्मक अध्ययन आज के इस सत्र का विषय रहेगा। पुलिस प्रशासन का संगठनात्मक और संरचनात्मक अध्ययन समझने से पूर्व एक परिचय मैं पुलिस प्रशासन का आप सबको देना चाहूंगी। पुलिस प्रशासन के परिचय में सर्वप्रथम कि पुलिस प्रशासन का उद्देश्य क्या है। मैंने पूर्व में भी बताया कि पुलिसिंग एक क्रिया है जो समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का उद्देश्य रखती है। इसी को पूरा करने के लिए जो संगठन हमारे यहाँ कार्यरत रहता है उन संगठनों का एक समूह पुलिस प्रशासन है। यानी कि पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराध को रोकना। परिचय की अगली कड़ी में हम इस बात को समझना चाहेंगे कि जो संगठनात्मक अध्ययन हम इस सत्र में करने जा रहे हैं उस संगठनात्मक अध्ययन का महत्व क्या है। संगठनात्मक अध्ययन पुलिस प्रशासन के ढांचे को समझने और उसकी कमियों को जानने और उसको सुधारने के लिए उपयोगी है। पुनः संरचनात्मक अध्ययन की बात करें तो संरचनात्मक अध्ययन में तीनों स्तर यानी कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस के कार्यों और जिम्मेदारियों का विश्लेषण हो पाएगा और हम उसको समझ पाएंगे। इसके संगठनात्मक और संरचनात्मक अध्ययन के लिए अध्ययन का दायरा पुलिस की भर्ती, प्रशिक्षण, रैंक, वेतन और सेवा शर्तों को समझने तक किया गया है ताकि हम पुलिस के इन अध्ययनों को प्रभावी ढंग से कर पाएं। इस परिचय में मैं एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के उन बिंदुओं को भी याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पुलिस का जो वर्तमान व्यवस्थित ढांचा है वो किस तरह से आज के स्वरूप में आया। हमने पिछले सत्र में ये जाना था कि हमारे ऐतिहासिक काल के जो भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, मनुस्मृति से लेकर
कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक, जिनमें पुलिस प्रशासन की प्रारंभिक झलक देखने को मिलती है। हालांकि पुलिस का व्यवस्थित ढांचा दिखाई नहीं पड़ता। मध्ययुगीन काल, जिसमें मुगल काल महत्वपूर्ण है, उसमें पुलिस के कुछ पदों की सुव्यवस्थित व्याख्या दिखाई देने लगी थी। लेकिन पुनः आज के रूप में कानून के दायरे के भीतर रह के कार्य करने वाली एक संरचित पुलिस उस कार्यकाल में नहीं थी। यदि एक व्यवस्थित पुलिस का हम प्रारंभिक काल देखते हैं तो ब्रिटिश काल में होता है। इसकी भी हमने पूर्व में चर्चा की कि किस प्रकार ब्रिटिश काल के समक्ष जब भारतीय जनता की इस असंतोष को दबाए रखने की आवश्यकता उजागर हुई तो उन्होंने भारत में एक सुव्यवस्थित पुलिस का विकास किया। उन्हें इस बात की कमी महसूस हुई कि एक स्थायी ढांचा होना चाहिए जो निरंतर जनता के भीतर उगले इस असंतोष को समझे और उसे दबाने का समयबद्ध तरीके से कार्य कर सके। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि इसके संगठनात्मक और संरचनात्मक पहलू क्या हैं। हम सब जानते हैं कि पुलिस प्रशासन किसी भी देश की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने की रीढ़ है। यह एक ऐसा संगठनात्मक और संरचनात्मक ढांचा है जो समाज में शांति और सुव्यवस्था सुनिश्चित करता है। पुलिस प्रशासन का मुख्य कार्य अपराधों की रोकथाम, उनके समाधान और कानून के पालन को सुनिश्चित करवाना है। इस प्रकार पुलिस प्रशासन का कार्य सिर्फ कानून और व्यवस्था तक सीमित न रहकर विकास तक भी विस्तृत हो जाता है, क्योंकि कोई भी विकास का कार्य किसी समाज में तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई भी समाज में शांति नहीं हो। इसलिए शांति और व्यवस्था के प्राथमिक कार्य को करके पुलिस प्रशासन विकास प्रशासन के आधार का कार्य करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां अनेक प्रकार की विविधताएं, चाहे वो भाषा से के संबंध में हो, प्रांत के संबंध में हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, इनमें पुलिस प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें इन विविध हमारे सांस्कृतिक के जो तत्व हैं उनमें संतुलन बिठाना पड़ता है। वे इन सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बीच कानून का निष्पक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पुलिस का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसी ही चुनौती को समझने और उससे निपटने के लिए भारतीय पुलिस में अनेक स्तरों पर पुलिस के संगठनात्मक और संरचनात्मक पहलू बनाए गए हैं, जिसको हम आगामी स्तर पर समझते हैं। हम सब जानते हैं कि संवैधानिक तौर पर भारत एक संघीय देश है, जिसे हम इंग्लिश में यूनियन और विदेशों में से फेडरल कहा जाता है। संघीय देश की मूलभूत पहचान यह होती है कि उसमें संपूर्ण देश को इकाइयों में बांटा जाता है। भारत में इन इकाइयों को राज्य कहा जाता है और इनमें राष्ट्रीय स्तर पर और इन इकाइयों के स्तर पर समानांतर एवं पृथक पृथक सरकारें कार्यरत रहती हैं। इन दोनों ही स्तर की सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन समान रूप से और संवैधानिक स्तर पर किया जाता है। भारत के संदर्भ में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। एक सूची केंद्र सूची, जिसमें केंद्र के वे विषय हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णित किए जाते हैं। राज्य सूची में राज्य स्तर के वे विषय हैं जिन्हें राज्य सरकारें नियंत्रित, निर्देशित और निर्णित करती हैं। पुलिस राज्य सूची का ही विषय है, लेकिन साथ ही संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 355 और 56 में केंद्रीय सरकार का भी ये दायित्व संवैधानिक तौर पे सुनिश्चित किया गया है कि यदि कोई राज्य अपनी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहता है या राज्य के तंत्र को संवैधानिक रूप से चलाने में असफल रहता है, तो केंद्र सरकार वहां
हस्तक्षेप कर सकती है। इसीलिए प्रश्न उठता है कि केंद्रीय सरकार ये हस्तक्षेप किन के माध्यम से करेगी, क्योंकि पुलिस बल का गठन राज्यों के स्तर पर किया जाता है। यही कारण है कि इन असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए केंद्रीय स्तर पर भी पुलिस बल के गठन किए गए हैं। एक पूरा सत्र इसी को समर्पित था, जिसमें हमने विभिन्न केंद्रीय पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का अध्ययन किया, जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्षतः नियंत्रण में रहकर राज्यों की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में उनका सहयोग करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन को समझने का हम प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। वो पुलिस के इस केंद्रीय संगठन का संचालन करता है। विभिन्न प्रकार की एजेंसियां केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसके इस कार्य में सहयोग प्रदान करती है। पूर्व के सत्र में हमने इसकी विस्तृत चर्चा की थी कि किस प्रकार केंद्रीय जांच ब्यूरो भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों की जांच करता है, और ये प्रत्यक्षतः है हमारी केंद्रीय सरकार के अधीन रह के कार्य करता है। दूसरा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हमने इसकी भी चर्चा की थी कि किस प्रकार मुंबई हमलों के बाद देश में इसका गठन हुआ, और ये आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है। अनेक महत्वपूर्ण मामले इस एजेंसी द्वारा किए गए, मुंबई हमला, उरी और उसके बाद अब पहलगाम, इसकी विशिष्ट जांच के भीतर आए हैं। इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो हैं, वो आंतरिक सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करते हैं। जब देश में आंतरिक सुरक्षा के हालात इतने विकट हो जाएं कि सशस्त्र पुलिस बलों की आवश्यकता राज्य के भीतर बाहर से पड़े, तो केंद्रीय स्तर को ये विभिन्न राज्यों में सशस्त्र बलों को नियुक्त करने की शक्ति है। ये केंद्रीय पुलिस सशस्त्र बल केंद्र सरकार के प्रत्यक्षतः अधीन रह के राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना और समन्वय सुनिश्चित करना। राज्य स्तर पर पुलिस संगठन देखते हैं। मैंने पूर्व में भी बताया, संविधान के अनुच्छेद 246 में, जो कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है, उसमें स्पष्ट है कि राज्य पे पुलिस का गठन और उस पर निर्देशन और नियंत्रण राज्य सरकार का होगा। पुनः अनुसूची 7 में जो द्वितीय सूची राज्य सूची है, उसमें द्वितीय प्रविष्टि पुलिस है। तो राज्य पुलिस राज्य के ही नियंत्रण निर्देशन में काम करती है। हर राज्य में एक अपना स्वतंत्र पुलिस संगठन कार्यरत होता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। राज्य पुलिस का जो नेतृत्व है वो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करता है, जिसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं। मैंने पूर्व में भी बताया कि पुलिस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित पदानुक्रम या हायरार्की रहती है। यदि हम यूं कहें कि पुलिस, भारत में पुलिस पदानुक्रम का क्लासिकल एग्जाम्पल है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि हम नीचे से प्रारंभ करें तो सबसे निम्न की इकाई कांस्टेबल, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, फिर एसएचओ या एसआई, उसके ऊपर सर्किल इंस्पेक्टर यानी कि सीआई, उसके ऊपर डीवाईएसपी, डीवाईएसपी के ऊपर एडिशनल एसपी, उसके ऊपर एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी और डीजीपी। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित संगठित संरचना पुलिस में देखने को मिलती है, और प्रत्येक राज्य में कम और अधिक इसी संरचना को देखने को मिलता है। भारत में ब्रिटिश के जाने के बाद जनसंख्या वृद्धि और तदनुरूप बड़े अपराधों की वजह से पुलिस के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रकृति के हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ नए पदों का सृजन भी स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है।
लेकिन यदि मूल रूप में आप देखेंगे, आज भी पुलिस की पद सोपानिक संरचना में महत्वपूर्ण पद वही हैं जो ब्रिटिश काल के समय गठित किए गए। इसकी संरचना को आगे समझने का प्रयास करते हैं। राज्य अपराध शाखा और विशेष इकाइयां जैसे एटीएस, एसटीएफ ये राज्य स्तर पर काम करती हैं। साथ ही ग्रामीण और शहरी पुलिस का अलग प्रबंधन जो है प्रत्येक राज्य में, इनकी विशेषता है। अब कार्य की बात आती है कि राज्य पुलिस क्या कार्य करती है, जिसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का मूलभूत कार्य जो है वो पुलिस द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य की पुलिस बल ये कार्य को करती हैं और अपराधों की जांच करना ये भी राज्य स्तर पर पुलिस संगठनों के कार्य हैं। समस्या और उसका निवारण क्या है? राज्य स्तर पर जितनी भी चुनौतियां हैं, भारत में संपूर्ण राज्यों के सामने अलगाववादी शक्तियां विशेष चुनौतियां बन के उभरी हैं। अलगाव के बिंदु कुछ भी हो सकते हैं। किसी राज्य में भाषा है तो किसी राज्य में जाति, किसी में धर्म, किसी में नक्सल। इन सब अलगाववादी स्थितियों से निपटना किसी भी राज्य पुलिस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अतः यदि हम पुलिस संगठन के समक्ष चुनौतियों की बात करेंगे तो नए किस्म के अपराध भी उसके अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट के विकास ने एक नई अपराधों की श्रेणी विकसित की है, डिजिटल अपराध, जिसमें साइबर अपराध की भी संज्ञा हम उसको देते हैं। डिजिटल अरेस्ट भी हम इन दिनों खूब सुनते हैं। इन सब चुनौतियों से निपटना और उसके अनुरूप राज्य पुलिस को तमाम नवीन उपकरणों से सुसज्जित करना और अनुरूप उसके तदनुरूप प्रशिक्षित करना आज किसी भी राज्य के समक्ष पुलिस बल को प्रशिक्षित करने की बड़ी चुनौती खड़ी है। अतः इसके निवारण के लिए जरूरतों के अनुसार पुलिसिंग को मजबूत किए जाने की जरूरत है। अब बात करते हैं जिला स्तर पर पुलिस संगठन की। पूर्व में हमने चर्चा की कि ब्रिटिश काल से ही जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई बना। वो प्रशासन के प्रत्येक पहलू की एक केंद्रीय इकाई था, जिसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है। हमने चर्चा की कि किस प्रकार से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी पुलिस प्रशासन की केंद्रीय इकाई बना, लेकिन साथ ही जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था का अंतिम दायित्व जिला कलेक्टर को सौंपा गया। विशेष परिस्थितियों में धारा 144 जो दंगों को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती है, उसको लगाने का अधिकार जिला कलेक्टर को था। हालांकि अभी आईपीसी और सीआरपीसी इन दोनों को परिवर्तित कर दिया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये धारा अब 163 हो गई है, लेकिन साथ ही कुछ नवाचार भी जिला स्तर पर कई राज्यों में देखने को मिलते हैं। एक नई व्यवस्था कमिश्नरेट प्रणाली राज्यों में लागू की गई है, जिसमें जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था का अंतिम उत्तरदायित्व कमिश्नर को दे दिया गया है, जो कि पुलिस अधिकारी ही होता है। अन्यथा जिला स्तर पर यदि हम पुलिस संगठन को देखें तो जिला स्तर पर पुलिस संगठन की मूलभूत इकाई पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होता है। इसकी संरचना को देखें तो जिला स्तर पर जो पूरा जिला है उसका नेतृत्व एसपी करते हैं और उसके बाद उसे थानों के अंतर्गत बांटा जाता है। थानों का संचालन जो है वो एसएचओ या स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा किया जाता है। इस पूरी हायरार्की को मैंने आपको समझाया। इसके साथ ही बीट पुलिसिंग ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिला पुलिस का, जो सामुदायिक संपर्क के लिए कार्यरत रहती है। इनका कार्य क्या है जिला स्तर पर? स्थानीय अपराधों का समाधान करना और विवादों का निपटारा करना। चुनौतियां क्या हैं आज जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन के सामने? जो मैंने पूर्व में भी कहा, क्षेत्रीय विविधताएं और जनसंख्या घनत्व के आधार पर समस्याएं। हर एक जिला पुलिस को वहां की क्षेत्रीय विविधताओं के अनुरूप उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटना है। साथ ही इन विभिन्न विविधताओं के मध्य संतुलन स्थापित करना है। पुनः जनसंख्या घनत्व के आधार पर आई समस्याओं से ये मायने हैं कि जिस अनुरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई है
उसी के अनुरूप पुलिस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाई है, जिससे जनसंख्या और पुलिस का अनुपात पूरी तरह से भारत में बिगड़ा हुआ है। या यूं कहें, पुलिस कर्मियों पर आज कार्यभार बहुत अधिक है। ये भी जिला प्रशासन के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है। इस प्रकार हमने 3 स्तर पर पुलिस के संगठन को समझा: राष्ट्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर यानी कि राज्य स्तर, और जिला स्तर। अब पुलिस के संगठनात्मक और संरचनात्मक ढांचे को समझने के लिए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस में अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया क्या है। अखिल भारतीय स्तर पर हम जानते हैं कि सर्वोच्च अधिकारी आईपीएस, जो कि इंडियन पुलिस सर्विस से भर्ती किया जाता है, उन अधिकारियों की भर्ती होती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से इन अधिकारियों की भर्ती करता है। प्रतिवर्ष ये होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। यदि राज्य स्तर पर देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य स्तर पर पुलिस अधिकारियों की भर्ती की जाती है, जो डीवाईएसपी या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राज्य स्तर पर लगाए जाते हैं। साथ ही सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती भी पुलिस में एंट्री होने का प्राइमरी बिंदु है, उसमें भी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती की जाती है। इसकी प्रक्रिया क्या है? लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण जिसे हम फिजिकल कहते हैं, और साक्षात्कार, जिसके माध्यम से पुलिस अधिकारियों की भर्ती की जाती है। पारदर्शिता बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। निष्पक्ष और सटीक चयन प्रणाली इसमें अपनाई जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग भी कई राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में तो इतनी निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ती जा रही है कि कोई भी विद्यार्थी अपनी इस भर्ती परीक्षा के बाद अपनी कॉपी को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मांग सकता है और देख सकता है। इस प्रकार इनकी भर्ती प्रक्रियाएं भी 2 स्तर पर संपन्न की जाती हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर, जो अखिल भारतीय सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को भर्ती किया जाता है। साथ ही विभिन्न राज्यों में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और डीवाईएसपी, इन स्तरों पर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से इनकी भर्ती की जाती है। इन भर्ती परीक्षाओं पर ये आरोप लगते रहे हैं कि इनकी भर्ती प्रक्रिया का प्रकार नकारात्मक है, अर्थात ये अच्छे लोगों के चयन की बजाय ये बुरे लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया से गुजरती हैं। लेकिन यह समस्या ये है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या से इन परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं कि नकारात्मक भर्ती प्रक्रिया ज़्यादा सफलता पा रही है। इन भर्ती प्रक्रियाओं को समझने के बाद हम भर्ती के बाद होने वाली आगामी कार्यवाही को समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण। पुलिस में प्रशिक्षण का विशेष महत्व है, क्योंकि पुलिस को विभिन्न तकनीकों में प्रशिक्षित करना, उन्हें विभिन्न जनता के विभिन्न पक्षों के प्रति संवेदनशील बनाना, इसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी चयन होते हैं, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका ये विशेष प्रशिक्षण करीब 2 साल का है, जिसे सैंडविच प्रशिक्षण की संज्ञा भी दी जाती है। प्रारंभिक तौर पर इन अभ्यर्थियों को लबासना, मसूरी में एक फाउंडेशन ट्रेनिंग दी जाती है, करीब 3 से 4 महीने की, जिसमें संविधान, प्रशासन, नीति से संबंधित कुछ मूलभूत चीजों की समझ, मूलभूत पहलुओं की समझ उनको दी जाती है। उसके बाद ये अपना विशेष सेवा संबंधी प्रशिक्षण लेने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आ जाते हैं, जहाँ करीब 11 महीने का प्रशिक्षण इनको दिया जाता है, जो कि पुलिस के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होता है, जिसमें आईपीसी, जिसका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसका नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023, साक्ष्य अधिनियम, नया नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके अतिरिक्त पुलिसिंग के अन्य विभिन्न पहलुओं, उनकी प्रक्रिया
से संबंधित जानकारी दी जाती है। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि आईपीसी, सीआरपीसी यानी कि बीएनएस और बीएनएसएस में क्या अंतर है। जहाँ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता अपराधों की परिभाषा और दंड की श्रेणियों को अभिव्यक्त करती है, वहीं बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उन प्रक्रियाओं को स्पष्ट करती है कि किस प्रकार से गवाहों से बयान लिए जाने, यानी कि वो पूरी जांच की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी, इसको बताती है। इनकी पूरी समझ 11 महीने की इस ट्रेनिंग के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को दी जाती है। इसके साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को यहाँ दिया जाता है, जिसमें ड्रिल, विभिन्न प्रकार के हथियार चलाना, घुड़सवारी, इससे संबंध भी विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षण भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को हैदराबाद में दिए जाते हैं। सैंडविच प्रशिक्षण इसलिए कहा जाता है कि इस प्रशिक्षण के बाद ये अभ्यर्थी पुनः संबंधित राज्य में आकर व्यवहारिक प्रशिक्षण लेते हैं, जिन्हें पुलिस थानों में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का महत्व उन्हें सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों को सिखाना है, और ये प्रशिक्षण लेने के बाद जो कि वो संबंधित राज्य में आकर लेते हैं, ये पुणे अकादमी जाते हैं। एक अंतिम परीक्षा अकादमी में देने के बाद ये लौट के आते हैं और संबंधित राज्यों में इनको नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण का एक बेहतरीन मिश्रण है। राज्य स्तर पर देखें तो राज्य पुलिस अकादमियां राज्य के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करती हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग पुलिस अकादमियां हैं, जैसे राजस्थान पुलिस अकादमी है जयपुर में, बिहार में राजगीर में है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस अकादमी नासिक में है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी जो है वो वहाँ के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करती है। प्रत्येक राज्य स्तर पर भी राज्य स्तर अधिकारियों के प्रशिक्षण में व्यवहार और सिद्धांत का यही मिश्रण देखने को मिलता है। लेकिन यदि राज्य स्तर पर निचले स्तर पर देखें, कांस्टेबल और एसआई का प्रशिक्षण अलग तरह की प्रकृति का होता है। कांस्टेबल को जहां हथियार चलाने का, ड्रिल का मुख्य तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है, आपराधिक गतिविधि होने के बाद उस पहलू का प्रशिक्षण कि किस प्रकार से साक्ष्यों को इकट्ठा करना है, इसका दिया जाता है। वहीं एसआई को यानी कि सब इंस्पेक्टर को किस प्रकार से एफआईआर लिखना है, गवाहों से किस प्रकार बयान लेने हैं, इस प्रकार का पूरा प्रशिक्षण वहाँ एसआई को दिया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न पदों को लेकर एक अलग अलग तरह के प्रशिक्षण राज्य पुलिस अकादमियों द्वारा पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रशिक्षण के विभिन्न पहलू हैं, जैसा कि हमने पूर्व में कहा, शारीरिक प्रशिक्षण भी इनको दिया जाता है, कानून और अपराध नियंत्रण का सैद्धांतिक ज्ञान, जिसमें हमने चर्चा की भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जैसे साइबर अपराध और फोरेंसिक। ये ऐसे प्रशिक्षण हैं जो समय अनुसार महत्व रखते हैं। इनको समय अनुसार ही पुलिस अधिकारियों के विभिन्न स्तरों को उपलब्ध करवाया जाता है। पुलिस के प्रशिक्षण के बाद इनकी जो महत्वपूर्ण इनको प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है वो है पदोन्नति प्रक्रिया। पदोन्नति से तात्पर्य है कि एक पद से अन्यत्र पद पर आना, और उस जहां इनके प्रत्येक प्रकार से अधिकार, दायित्व, वेतन सब में परिवर्तन होता है। एक समयबद्ध प्रक्रिया होती है और कई पदों पर ये विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति संपन्न की जाती है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका आधार होता है प्रदर्शन, वरिष्ठता और विभागीय परीक्षाएं। प्रदर्शन में हम कई बार देखते हैं कि बहुत बड़े केस के हल करने के बाद किसी अधिकारी को तत्काल प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट कर दिया जाता है, पदोन्नति दे दी जाती है। वरिष्ठता, जिसको मैंने बताया कि समयबद्ध पदोन्नति रहती है इनकी, और कई पदों पर विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से भी पदोन्नति का प्रावधान है। राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारी, ये एक विभेद है जो ब्रिटिश काल में किया गया। राजपत्रित अधिकारी वे होते हैं जो उच्च स्तर के पदों पर कार्यरत रहते हैं। राजपत्रित अधिकारी वे हैं जिनके पदोन्नति भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित की जाती हैं। इनका जो पदोन्नति है वो केंद्र और राज्य स्तर पर विशेष सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर की जाती है।
और जितने भी गैर राजपत्रित अधिकारी हैं, यानी कि जो नीचे के स्तर पर कार्य करते हैं, उनकी पदोन्नति के लिए या प्रमोशन के लिए आंतरिक परीक्षाएं ली जाती हैं। इस पदोन्नति प्रक्रिया का महत्व ये है कि कार्मिकों में कैरियर विकास और प्रेरणा का कारण बनती है। भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति के बाद हम ये समझेंगे कि रैंक और पद वर्गीकरण क्या है। भारत में पद वर्गीकरण प्रचलित है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी, मैंने पूर्व में भी बताया, गेजेटेड ऑफिसर्स वो हैं जिनकी भर्ती से लेके प्रत्येक पहलू को गैजेट नोटिफाई किया जाता है, यानी कि कोई भी सूचना गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा आती है। ये उच्च स्तर पद हैं, जैसा कि डीआईजीपी, आईजीपी, एडीजीपी और डीजीपी। और गैर राजपत्रित अधिकारी वे हैं जो नीचे के स्तर पर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर। राजपत्रित अधिकारी मूलतः एसपी और उसके ऊपर के पद माने जा सकते हैं, और गैर राजपत्रित अधिकारी इससे नीचे के पद। अब प्रश्न उठता है कि इस रैंक का महत्व क्या है। जब हम पदों को वर्गीकृत करते हैं तो इसका महत्व क्या है, क्योंकि प्रत्येक पद का कार्यभार और जिम्मेदारियों का स्पष्ट वितरण रहता है। कांस्टेबल का स्पष्ट, हेड कांस्टेबल का स्पष्ट, सब इंस्पेक्टर का स्पष्ट। अर्थात यदि आप किसी पद पर हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का स्पष्ट एहसास रहेगा और उसी के अनुरूप आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। पुनः प्रशासनिक और क्षेत्रीय कार्यों के लिए भी उत्तरदायित्व अत्यधिक स्पष्ट रहते हैं। पद वर्गीकरण में जितने भी ऊपर के राजपत्रित श्रेणी के पद हैं, इनका वेतन गैर राजपत्रित अधिकारियों से अत्यंत अच्छा होता है। वेतन संरचना की बात करेंगे, इसी की मैं चर्चा कर रही थी। राजपत्रित अधिकारी जितने भी हैं, मैंने बताया आईपीएस अधिकारी, यानी कि एसपी से ऊपर के पद, इनके वेतन मान जो हैं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित होते हैं। और ये केंद्र सरकार के कर्मचारी हमेशा माने जाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं की प्रकृति ऐसी है, ये विभिन्न राज्यों के कैडर पर नियुक्त होते हैं, लेकिन इनके नियंत्रण, उनके वेतन का संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन होती है। ये वेतन में और विभिन्न प्रकार के वेतन भत्तों में गैर राजपत्रित अधिकारियों से अनेक अत्यंत बेहतर स्थिति में होते हैं। इसको देखते हैं। आईपीएस अधिकारियों, वही राजपत्रित अधिकारियों के वेतनमान हमने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित होते हैं। ये भी चर्चा मैंने की कि राजपत्रित अधिकारी जितने भी हैं, डीजीपी, एडीजी, मूलतः एसपी से ऊपर के, ये सारे वरिष्ठ पद जो हैं उच्च ग्रेड पे और भत्तों के पात्र होते हैं, यानी कि इनके ग्रेड पे भी उच्च होते हैं, उनको जो भत्ते भी विभिन्न कार्यों के प्राप्त होते हैं वो उच्च होते हैं। गैर राजपत्रित अधिकारी जितने भी हैं, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जैसे जितने भी पद हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ग्रेड पे और वेतनमान के तहत आते हैं। भारत में ये एक बड़ी विडंबना कही जा सकती है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों के वेतन और भत्ते उच्च होते हैं, और राज्य स्तर पर जितने भी अधिकारी काम करते हैं उन सबके वेतन भत्ते जो हैं निम्न पाए जाते हैं। वेतन वृद्धि की यदि हम बात करें, वार्षिक वेतन वृद्धि रहती है इनकी निश्चित, और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, जिसकी मैं पूर्व में भी चर्चा कर चुकी हूँ कि यदि किसी विशेष अपराध का उनके द्वारा हल कर दिया जाता है तो प्रदर्शन आधारित प्रमोशन या प्रोत्साहन भी सरकार द्वारा इनको दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट के आधारित, यानी कि अनुबंध आधारित भुगतान भी है। विशेष सेवाओं के लिए अतिरिक्त भत्ते और भत्ते, जैसे खतरनाक परिस्थितियों में यदि आप कार्य करते हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर, चूंकि हमारे यहाँ बड़ा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में काम करने वाले कार्मिकों को अतिरिक्त वेतन भत्ते दिए जाते हैं। यानी कि यदि आप किसी विशेष श्रेणी का काम कर रहे हैं या किसी खतरनाक कार्य को करते हैं तो उससे संबंधित भी विशेष भत्ते आपको दिए जाते हैं। वेतन के अलावा यदि एडिशनल बेनिफिट्स या अन्य लाभ की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सुविधा जो प्राप्त होती है वो है आवासीय सुविधाएं। सरकारी आवास और किराया भत्ता इनको दिया जाता है। यदि हम ये कांस्टेबल से लेकर ऊपर के स्तर पर सबको आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं या फिर किराया भत्ता दिया जाता है। सरकारी आवास भी उनके पद के अनुरूप सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा और आकस्मिक बीमा भी इनके लिए राज्य सरकार द्वारा
उपलब्ध करवाया जाता है। हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि इनको रिटायरमेंट लाभ भी दिए जाते हैं, जिसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि, इनका प्रावधान भी राज्य और भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अन्य सुविधाओं की बात करें तो बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, यात्रा भत्ता, विशिष्ट सुरक्षा बलों के लिए राशन और पोषण भत्ता जैसी सुविधाएं भी सरकारों द्वारा इनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये भर्ती से लेकर प्रमोशन और विभिन्न प्रकार के लाभ तक ये वो लाभ हैं जो निश्चित ही सरकारों द्वारा इनको दे होते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें प्रेरणा और प्रोत्साहन बनाए रखने के लिए कुछ पुरस्कारों की श्रेणियां भी सरकारों द्वारा दी जाती हैं। ये नियमित रूप से तो दी जाती हैं, पर निश्चित उन लोगों के लिए होती हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसको समझते हैं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों को। इसमें राष्ट्रपति पुलिस पदक है और कई प्रकार के वीरता पुरस्कार जो हैं वो दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर भी कई प्रकार के पुरस्कार पुलिस कर्मियों को दिए जाते हैं, जैसे पुलिस महानिदेशक पदक भी कई राज्यों में विशेष प्रकार की उपलब्धियों वाले पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय पुरस्कार भी हैं जो पुलिस विभाग द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। इनमें प्रशंसा पत्र के अतिरिक्त अनेक प्रकार के प्रोत्साहन भी पुलिसकर्मियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रोत्साहन कार्यक्रम जो कि कार्यक्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए विभागीय मान्यता प्राप्त जो रहते हैं उनके लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इन पुरस्कारों का क्या महत्व है? ये पुरस्कार जितने भी कर्मियों को दिए जाते हैं, इनकी जो मान्यता है वो कार्मिकों के मनोबल और प्रेरणा को बढ़ाती है। इस प्रकार से हम यदि देखें तो पुरस्कारों के माध्यम से पुलिसकर्मियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार इनको दिए जाते हैं। मुख्य तौर से प्रोत्साहित करने के लिए जहां सकारात्मक श्रेणी में पुरस्कार रहते हैं या प्रोत्साहन के लिए राशि दी जाती है या पदोन्नति की जाती है, वहीं नकारात्मक श्रेणी में दंड का भी प्रावधान है। ऐसे पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारीपूर्ण या प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते, उनके लिए दंड का भी प्रावधान है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। दंड में सर्वाधिक है अनुशासनात्मक कार्यवाही, जैसे कर्तव्य में लापरवाही, भ्रष्टाचार कर देना या दुर्व्यवहार साबित हो जाने पर दंड के प्रावधान है। दंड के क्या प्रकार हैं? पहला, चेतावनी दी जाती है या फिर वेतन कटौती की जाती है, ये सेकंड है। निलंबन तृतीय है और चौथा सेवा से बर्खास्तगी कर दी जाती है। यानी कि यदि आपका अपराध छोटा है तो सर्वप्रथम चेतावनी दी जाती है। यदि उससे नेक्स्ट स्टेज पर आपका वेतन वृद्धि जो है वो रोक दी जाती है। उससे नेक्स्ट पे निलंबन किया जाता है और यदि अपराध बड़ी श्रेणी का है तो सेवा से बर्खास्तगी कर दी जाती है। इस प्रकार से पुलिस कर्मियों को अपने कार्य को पूरी सिंसियरिटी से करने के लिए और किसी भी ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। उद्देश्य, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि अनुशासन बनाए रखना और कार्मिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार बनाना है। अब बात उठती है कि अनुशासन, प्रेरणा और मनोबल कैसे पुलिस कर्मियों में बनाए रखा जाए। हमने पूर्व में भी कहा कि यदि वे अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते तो उनकी जवाबदेही बनती है, इसलिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पर इस अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार क्या है? इसे अनुशासन के तहत समझते हैं। सर्वाधिक पहले आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, पुलिस कर्मियों के लिए एक सख्त आचार संहिता की जाती है। यदि हम आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की बात करें तो वे अखिल भारतीय सेवा आचरण संहिता 1968 से बंधे हुए हैं, जिसे हम ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 कहते हैं। इन कंडक्ट रूल्स को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ईमानदारी, सच्चरित्रता, निष्ठा से कार्य करने के लिए
उनको उस संहिता के तहत पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही ऐसे अनेक प्रावधान हैं, उदाहरण के तौर पर किसी भी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत नहीं करना, या ऐसा कोई भी किसी भी तरह के पेशे या धंधे में इन्वॉल्व नहीं रहना जिससे अतिरिक्त लाभ हो सके। पुनः विदेशी स्रोतों से किसी भी तरह का पुरस्कार नहीं लेना, या विदेश जाने से पूर्व अनुमति लेना, कोई भी ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करना। उनके आचरण से संबंधित मानदंड इस आचार संहिता में तय किए गए हैं। ये एक पुलिस अधिकारी को अनुशासित बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम है। तो हम अनुशासन में सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रभावी मानते हैं आचार संहिता को। दूसरा है कानूनी जिम्मेदारियां, यानी कि नियमों और कानून जो कि उनके दायरे तय करते हैं उनका पालन सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए उनके जवाबदेही तय की जाती है। तीसरा वही अनुशासन प्रणाली की बात, आचार संहिता में भी जिसकी बात की गई है। छोटा यदि उल्लंघन है किसी कानून का, उसके लिए हल्की सजा और गंभीर मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है, जिसकी हमने चर्चा पूर्व में की कि हल्के सजा में चेतावनी या वेतन वृद्धि रोकना और गंभीर मामलों में कठोर दंड में निलंबन या सेवा से बर्खास्तगी शामिल है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? अनुशासन पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और जनता में उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यदि हम प्रेरणा की बात करें तो हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम आर्थिक प्रेरणा की, यानी कि समय पर वेतन, प्रोत्साहन और पुरस्कार। अभी तक हमने जो बात की वो कैरेट और स्टिक थ्योरी कहलाती है, यानी कि बुरे काम के लिए दंड और अच्छे काम के लिए कैरेट, यानी कि आर्थिक प्रेरणा। समय पर यदि वेतन मिल जाए, बोनस मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए तो ये आर्थिक प्रेरणा के साधन बनते हैं। यदि लोक प्रशासन की विभिन्न अवधारणाओं को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि आर्थिक प्रेरणा एक सीमा तक ही किसी व्यक्ति को प्रेरित करती है, इसलिए उससे बेहतरीन या उसकी साथी बनती है मानसिक प्रेरणा, यानी कि कार्य की पहचान और सराहना, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार राज्य और केंद्रीय सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पुरस्कार में कुछ आर्थिक प्रेरणा भी हो, लेकिन इन पुरस्कारों से पुरस्कृत होना उनके कार्य को एक पहचान देता है, इसलिए मानसिक प्रेरणा के साधन बनते हैं। पुनः प्रशिक्षण और विकास, ये भी नई तकनीकों और कौशलों का प्रशिक्षण कर्मियों को देना, उसका प्रशिक्षण देना, ये भी पुलिस कर्मियों को प्रेरित करता है नई नई चीजों को सीखने और उस दिशा में कार्य करने के लिए। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कार्यस्थल का माहौल, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और पुलिसकर्मी भी इसी समाज का अंग होते हैं। अतः यदि कार्यस्थल पर सहयोगी वातावरण है या समर्थ वातावरण है तो वो भी कार्मिकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। यदि हम इन्हीं वर्षों में देखेंगे तो इस सहयोगी वातावरण को बनाने के लिए भी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित की जाती हैं। विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम भी पुलिस कर्मियों और जेल में रहने वाले कर्मचारियों तक के लिए सरकार द्वारा किए जाते हैं। तीसरा बिंदु है मनोबल। मनोबल बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों का भी काफी ऐसे कारक हैं जो उनके मनोबल बनाए रखने के लिए सरकारों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें सकारात्मक कारक, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, कैरियर ग्रोथ, पुरस्कार और सामाजिक सम्मान। नकारात्मक कारक जो उनके मनोबल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, उसमें तनाव, अधिक काम का दबाव और अपर्याप्त साधन है। अब हम किस प्रकार से उनके मनोबल को बढ़ाने के उपाय कर सकते हैं, यानी कि हम उनके नकारात्मक कारकों को हटाएं, सकारात्मक कारकों को बढ़ाएं, तो हम उनके मनोबल को बढ़ा सकते हैं। जैसे उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनके तनाव प्रबंधन के कार्यक्रम और नियमित प्रशिक्षण, उनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाकर। यदि भारतीय पुलिस की हम केस स्टडी देखें तो उनको उपलब्ध संसाधन उन पे कार्यभार की तुलना में अत्यंत कम है। साथ ही उनके वेतन, उनको दिए जाने वाले भत्ते, उनको दिए जाने वाली छुट्टियां उनके कार्यभार की तुलना में अत्यंत कम है। अतः मनोबल बढ़ाने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। यदि हम उच्च मनोबल बनाए रखें तो उसके परिणाम क्या होते हैं कि उच्च मनोबल वाले जो कार्मिक होते हैं वो बेहतर सेवा और नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित
कर पाते हैं और अपने कार्य को बेहतरी से कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है पुलिस सुधार का। हमने अब तक जो चर्चा की वो पुलिस के विभिन्न संगठनात्मक और संरचनात्मक पहलुओं की थी। इन संगठनात्मक और संरचनात्मक पहलुओं के क्या स्तर थे, उसके क्या बिंदु हैं, उसमें क्या कमी है और अब बात होती है कि उसमें किस प्रकार से सुधार लाए जा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों है। हमने बात की भर्ती और पदोन्नति में पारदर्शिता की। मेरिट आधारित चयन हो इसलिए सुधार चाहिए। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और फिजिकल टेस्ट के निष्पक्ष मानदंड स्थापित किए जाए, जिसमें काफ़ी हद तक भारतीय पुलिस की भर्ती सही मानी जाती रही है। पुनः डिजिटल प्रक्रियाओं का उपयोग हो। आवेदन, चयन और परिणाम की ऑनलाइन पारदर्शिता रखी जाए। आरक्षण और समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, यानी कि सभी वर्गों और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। पुनः आंतरिक मूल्यांकन यानी पदोन्नति के लिए नियमित और निष्पक्ष प्रदर्शन और उसकी समीक्षा की जा सके। साथ ही पुलिस सुधारों में महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण। किस प्रकार से हम जो प्रशिक्षण हमारे पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करवा रहे हैं उसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है। पहला है तकनीकी कौशल प्रशिक्षण के द्वारा, यानी कि साइबर क्राइम, ड्रोन ऑपरेशन और डिजिटल अपराध जो हैं उससे संबंधित उपकरण उपलब्ध करवा के और फोरेंसिक पर विशेष कोर्स करवाकर हम प्रशिक्षण को आधुनिकीकृत कर सकते हैं। साथ ही मैंने पूर्व में भी कहा आजकल मानसिक समस्याएं बहुत अधिक हैं, तो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के माध्यम से तनाव प्रबंधन, जनसंपर्क और सामुदायिक पुलिसिंग के लिए सत्र उपलब्ध करवाकर भी हम मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं। साथ ही स्मार्ट उपकरणों का अभ्यास जिसमें बॉडी कैमरा है, सीसीटीवी है, जीपीएस है जिसे हम नेविगेशन बोलते हैं और अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग के लिए भी शिक्षित करके हम प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उन उन्नत देशों के साथ हम संयुक्त प्रशिक्षण मॉडल अपना सकते हैं जिन्होंने प्रशिक्षण में अत्याधुनिकता अपना ली है। इस प्रकार से प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण करके हम पुलिस सुधार को कर सकते हैं। पुनः मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारी भारतीय पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संसाधनों की कमी की। अतः उपकरण और संसाधन में वृद्धि करके भी हम पुलिस सुधार कर सकते हैं, अर्थात आधुनिक हथियार और गाड़ियां उपलब्ध करवा के जिसमें अधिकतम सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उन्नत तकनीकी उपकरण हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि EFIR जिसमें राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बना है, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम पुलिस को जनता के नज़दीक लाके जा सकते हैं। साथ ही उनके प्रति विश्वसनीयता का भाव भारतीय जनता में उत्पन्न कर सकते हैं। संचार प्रणाली का उन्नयन जैसे रेडियो, सैटेलाइट फ़ोन और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क का प्रयोग करके भी हम संचार प्रणाली को उन्नत कर सकते हैं। वित्तीय बजट में वृद्धि करके, क्योंकि मैंने पूर्व में भी बताया कि भारतीय पुलिस कार्यभार से लदी हुई है, उनके पास न तो अद्यतन उपकरण है न ही अद्यतन प्रशिक्षण, इसलिए उपकरण खरीदकर और संसाधनों को मजबूत करके भी हम पुलिस सुधार करके उनके आत्मसम्मान, उनके मनोबल और उनकी प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं का समाधान जो है वो किस प्रकार से संभव है, जैसा हम अभी कर ही रहे थे, और पुलिसिंग को कुशल और आधुनिक बनाकर भी हम जो पुलिस प्रशासन में आई समस्याएं उनका समाधान कर सकते हैं। मैंने पूर्व में बताया कि हमारे यहाँ जनसंख्या और पुलिस का अनुपात अत्यंत बिगड़ा हुआ है। भारतीय महाद्वीप में, इस उपमहाद्वीप की बात ही करते हैं, उसमें जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन हम पुलिस कर्मियों की संख्या में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं कर पाए हैं। यदि हमें सुधार करना है तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम उस अनुपात में सुधार करें। तो सर्वप्रथम जनसंख्या पुलिस के अनुपात में सुधार करके, यानी कि पुलिस बल की संख्या को बढ़ाकर, पुनः सामुदायिक पुलिसिंग यानी कि जनता और पुलिस के बीच में विश्वास कायम करना, उस विश्वसनीयता को बढ़ाना ताकि पुलिस की सहायता के लिए समुदाय के रूप में जनता आगे आए। मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारे प्राचीनतम समय में यद्यपि एक सुव्यवस्थित पुलिस नहीं थी, लेकिन
कानून और व्यवस्था के बने रहने के पीछे समुदाय की बड़ी भूमिका थी। इसीलिए यदि हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो समुदाय की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, और ये तभी संभव है यदि पुलिस के बीच जनता का विश्वास कायम हो सके। पुनः प्रौद्योगिकी के उपयोग से भी हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जैसे अपराधों की रोकथाम। मैंने पूर्व में भी कहा कि आजकल हम देखते हैं कितने अपराध हैं जो सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल की लोकेशन से पकड़ में आते हैं। उनकी रोकथाम के लिए इसलिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। पुनः अब हम तकनीकी के एक नए स्तर पर है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ऐसे अनेक नए रास्ते और तकनीक दिए हैं जिससे पुलिस के कार्य में सुधार किया जा सकता है। एक टेक्निक है FRT, फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक। उसका उपयोग करके भी, इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से पुलिस बलों में उनके कार्यों में सुधार किया जा सकता है और समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पुनः अनेक प्रकार के सुधारात्मक उपाय हैं, जैसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र। इनको मजबूत करके भी, हमारे निगरानी तंत्र को मजबूत करके और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करके भी हम इन तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए निगरानी के लिए हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे हमने शिकायत निवारण तंत्र बनाए हैं जिसमें लोकायुक्त, लोकपाल जैसी व्यवस्थाएं भी भारत में की गई हैं। इस प्रकार इन सब समस्याओं के समाधान से हम पुलिसिंग को कुशल और आधुनिक बना सकते हैं। पुनः साथ ही उनमें उनके मनोबल को बढ़ाकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस और समुदाय के बीच संबंधों का आपस में विश्वास भरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने पूर्व में भी बात की कि समुदाय की भागीदारी के बिना कोई भी पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब नहीं हो सकती। पुरातन समय में समुदाय की भागीदारी न केवल बहुत अधिक थी अपितु बहुत सकारात्मक थी। वर्तमान में एक भावना जो भारतीय समुदाय में आ गई है कि वो किसी भी कानूनी मामले में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि कानून की प्रक्रियाएं इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई हैं। उनको सरल बनाकर, समुदाय में ये विश्वास जगाकर कि आपके माध्यम से ही आपके समुदाय में कानून और व्यवस्था बनी रह सकती है। ये आपका किसी पचड़े में फंसना नहीं, अपितु अपनी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को तय करना है। उसके माध्यम से हम समुदाय की पुलिस में भागीदारी बढ़ाकर इन कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। हमने पूर्व में बहुत बार चर्चा की कि सामुदायिक पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें एक समिति में समुदाय के सदस्य जो विशेष प्रभाव रखते हैं, साथ ही पुलिस के विभिन्न अधिकारी एक साथ बैठकर अपराधों की रोकथाम के लिए सुझाव लेते हैं और एक नीति बनाते हैं। ऐसे में समुदाय और पुलिस के आपसी सहयोग से अपराधों पर रोकथाम संभव है और पुलिस की विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है। पुनः दूसरा हमने बात की शिकायत निवारण प्रणाली की। नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान से भी पुलिस और समुदाय के बीच संबंध जो हैं सकारात्मक किए जा सकते हैं। सहयोग की बात हम पूर्व सामुदायिक पुलिसिंग में भी कर चुके हैं कि सामुदायिक भागीदारी से अपराध को कम किया जा सकता है। पूर्व में ये था कि जो भी व्यक्ति शिकायत करता था उसको बाद में कई बार अपराधियों के माध्यम से नुकसान का सामना करना पड़ता था। तो सरकार द्वारा व्हिसल ब्लोअर एक्ट लेके आए कि जो व्यक्ति सूचना देगा उसकी सुरक्षा के भी तमाम प्रावधान सरकार द्वारा किए जाएंगे। इस प्रकार समुदाय में ये विश्वसनीयता जगाई जा सकती है कि यदि वे सहयोग करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पुनः महत्व क्या है? पुलिस और समाज के बीच बेहतर तालमेल से सामाजिक अपराधों में, समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस महती भूमिका अदा कर सकती है। इस प्रकार से हमने समझा कि संगठनात्मक और संरचनात्मक पहलू, उसमें समुदाय की भूमिका किस प्रकार हो सकती है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की, इस पूरे सत्र के एक सार की, कि पुलिस प्रशासन की संरचना और पद प्रणाली एक संगठित और प्रभावी पद प्रणाली है जो कि कानून, व्यवस्था,
बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पुनः भर्ती से लेकर रैंक वर्गीकरण यानी कि पद वर्गीकरण और पदोन्नति तक की प्रक्रिया पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित करती है। तृतीय, हमने 3 स्तरों की बात की, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर। इन तीनों स्तर पर संगठनात्मक, समन्वय, अपराध नियंत्रण और समाज की सुरक्षा में यह अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से पुलिस की हमने पूरी संगठनात्मक और संरचनात्मक कार्यप्रणाली को समझा। इस सत्र में आपकी उपस्थिति के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. British humour doesn't have a very high standing in the world. When people talk about it, they usually do so with a certain degree of disparagement. Yet all this is, I think, rather unfortunate, because if I read out to you a certain section from Jerome K. Jerome's famous novel Three Men in a Boat, you will realize that not only is British humour genuinely funny, it is probably even better than some of the other samples of humorous writings that you might have read in the recent past. The story that I'm going to read out is told by Jerome, who thinks he is suffering from some kind of a malady. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. Hay fever, I fancy it was. I got down the book and read all I came to read, and then, in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. I forgot which was the first distemper I plunged into. Some fearful, devastating scourge, I know. And before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. I sat for a while, frozen with horror, and then in the listlessness of despair, I again turned over the pages. I came to typhoid fever, read the symptoms, discovered that I had typhoid fever. Must have had it for months without knowing it. Wondered what else I had got. Turned up St. Vitus's dance. Found, as I expected, that I had that too. Began to get interested in my case and determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically. Read up ague and learnt that I was sickening from it, and that the acute stage would commence in about another fortnight. Bright's disease, I was relieved to find, I had only in a modified form. And so far as that was concerned, I might live for years. Cholera I had with severe complications, and diphtheria I seem to have been born with. I plodded conscientiously through the 26 letters, and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's knee. I felt rather hurt about this at first. It seemed somehow to be a sort of slight. Why hadn't I got housemaid's knee? Why this invidious reservation? After a while, however,
less grasping feelings prevailed. I reflected that I had every other known malady in the pharmacology, and I grew less selfish and determined to do without housemaid's knee. Gout, in its most malignant stage, it would appear, had seized me without my being aware of it. And zymosis. I had zymosis evidently from boyhood. There were no more diseases after zymosis, so I concluded there was nothing else the matter with me. I sat and pondered. I thought, what an interesting case I must be from a medical point of view. What an acquisition I should be to a class. Students would have no need to walk the hospitals if they had me. I was a hospital in myself. All they need to do would be to walk round me and after that take the diploma. Then I wondered how long I had to live. I tried to examine myself. I felt my pulse. I could not at first feel any pulse at all. Then all of a sudden it seemed to start off. I pulled out my watch and timed it. I made it 147 to a minute. I tried to feel my heart.